बंगाल में जारी तीसरे दौर की वोटिंग में आज की सबसे बड़ी सनसनी रही टीएमसी के एक नेता के घर से बरामद हुई ईवीएम मशीन। क्या ये एक बड़ी साजिश है? इस पर बात करेंगे। बात पीएम मोदी की भी होगी, जिन्होंने आज अपनी रैली के दौरान ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। इतना ही नहीं, दीदी और दीदी कहकर उन्होंने एक बार फिर से ममता बनर्जी की जमकर खिंचाई की। पीएम ने ममता बनर्जी पर यह तंज भी किया कि उन्होंने मुस्लिमों से एकजुट होकर टीएमसी को वोट करने की अपील की, जिस पर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आज दिन भर पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ। बंगाल में तीसरे दौर की वोटिंग के दौरान भी जमकर हिंसा और हंगामा हुआ। कहीं टीएमसी नेता के घर ईवीएम मिली है, तो कहीं टीएमसी और बीजेपी की झड़प हो गई। हुगली के गोघाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मां का शव मिला है। बीजेपी ने टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया। इन सब के बीच वीरभूम में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिला है। हंगामे और लाठीचार्ज की तस्वीर हावड़ा के उलवेरिया की। तीसरे दौर की वोटिंग से पहले यहां टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से 4 ईवीएम और वीवीपैट मशीन मिली। चुनाव आयोग भी फौरन एक्शन में आया और इलाके से सेक्टर ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल ये जरूर खड़े हो रहे हैं कि क्या टीएमसी अब ईवीएम से वोट हाईजैक करने पर उतर आई? उलवेरिया चुनाव क्षेत्र में टीएमसी के एक नेता गौतम घोष के घर से 4 ईवीएम मशीन और 4 वीवीपैट मशीन्स जब्त हुए हैं। अरे दीदी, ओ दीदी, मैं आपके इस प्यार को कभी भूल नहीं पाऊंगा दोस्त। बंगाल के कूच बिहार की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने एक बार फिर दावा किया कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं। जब आप ईवीएम को गाली देती हो, आप इलेक्शन कमीशन को गाली देती हो, तो मामला पक्का है कि आपका खेला शेष है। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। हालांकि ममता बनर्जी ने सवाल किया, क्या आप भगवान या महामानव हैं जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि अभी 6 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं। बंगाल में तीसरे दौर की वोटिंग जारी है, जबकि वोटिंग के 5 दौर अभी बाकी हैं। नेताओं के वादे और दावे, हिंसा के इस माहौल पर हम तो इतना ही कहेंगे कि जनता सब देख और समझ रही है और जनता जनार्दन ईवीएम के बटन के जरिए अपना जवाब भी दे रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब हैं, जो दिल्ली से जुड़े हैं। मेरे साथ सुबीर भौमिक है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और कोलकाता से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सतो रूपा जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की वेस्ट बंगाल यूनिट की। मेरे साथ रवि ओझा हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के। मेरे साथ तापस सेन गुप्ता हैं, मेरे सहयोगी हैं, हावड़ा से जुड़े हुए हैं। रविकांत राय दक्षिण 24 परगना से जुड़े हुए हैं और धीरेन्द्र पुंडीर हुगली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तापस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। महिलाओं की बड़ी संख्या दिखाई दी, लंबी लंबी लाइन दिखाई दी, वोटिंग परसेंटेज एक बार फिर ज्यादा रहने वाला है। क्या संकेत दे रहा है मिला जुलाकर? शुरुआत के 2 फेजेस में ऐसा लगा था कि कहीं लोग एंटी इनकम्बेंसी की तरफ तो नहीं जा रहे। आज क्या संकेत देखने को मिला? जी देखिए, पहले 2 चरणों की तुलना में आज तीसरे चरण में जो आंकड़े अभी तक आए हैं वोटिंग के, वो तकरीबन 68% है, जो पहले 3 बजे तक दोपहर के, और ये कहीं ना कहीं पहले 2 चरणों से थोड़ा सा कम है। लेकिन ये भूलने से नहीं चलेगा कि दक्षिण 24 परगना, हावड़ा का ग्रामीण इलाका जहाँ पे आज चुनाव चल रहा है, और हुगली के जिन इलाकों में आज चुनाव हो रहे हैं, ये एक तो मुस्लिम बहुल इलाका है, दूसरा ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से हुगली के कुछ इलाकों में और हावड़ा के कुछ इलाकों में काफ़ी इनरोड्स बनाए गए हैं पिछले कुछ महीनों से, तो यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और हाँ, जैसा आपने कहा कि महिलाओं का जो उत्साह देखने को मिला, महिलाएं बाहर आकर जिस तरह सुबह से लाइन पे खड़े होना और फिर दोपहर के बाद अभी जिस समय जो वक्त है तकरीबन 3:30 बजे से लेकर औरतों की जो तादाद देखने को मिल रही है, कतारों में औरतें खड़ी हैं तो मतदान प्रयोग करने के लिए, वो देखने वाली बात है, वो चौंकाने वाली बात है। क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में स्थिति ऐसी बन जाती
है तकरीबन 2 बजे के बाद कि लोग घर से निकलने के बारे में दोबारा सोचते हैं, क्योंकि हिंसा इस चरम पर पहुंच जाती है। लेकिन इस बार हिंसा की खबर तो आ रही है अलग अलग हिस्सों से, लेकिन उसके बावजूद भी घर की औरतें और हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में किसी रैली को संबोधित करने आते हैं, सबसे ज़्यादा टर्नआउट महिलाओं की इस बार देखने को मिला। तो उसको ध्यान में रखा जाए एक तरफ, तो दूसरी ओर अगर मतदान प्रयोग करने के लिए महिलाओं का आगे आना और मतदान करना कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी जो 10 साल सत्ते पे है, कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर प्ले कर सकता है, ऐसा तो फिलहाल लग रहा है। लेकिन ये काफ़ी प्रीमेच्योर होगा इस समय किसी भी कंक्लूजन में पहुंचना कि बीजेपी आगे या तृणमूल कांग्रेस। कंक्लूजन पे तो हम पहुंचना भी नहीं चाहते, हम एक संकेत समझना चाहते तापस, हम सिर्फ एक संकेत समझना चाहते हैं। सीधे चलते हैं रवि ओझा के पास। रवि ओझा जी, ये तो सुना था कि सत्ताधारी पार्टी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करती है, आपने आरोप भी लगाया इस तरह से, लेकिन आपके कैंडिडेट के घर से, आपके कार्यकर्ता के घर से 4-4 ईवीएम मिली, वीवीपैट मिली, क्या जुगाड़ है टीएमसी का? है इलेक्शन कमीशन से सीधा कनेक्शन है कि वीवीपैट और ईवीएम आपके कार्यकर्ताओं के घर पर मिल रही है? आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकारिएगा, शुभ संध्या आप सभी को। आपने जब ये सवाल पूछा है तो सबसे पहले एक बात मेरी मान लीजिए, जो इतने दिनों से आपके चैनल पर बैठ करके मैं कह रहा था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। इस चीज को पहले आप लोग मान लीजिए, अगर आप लोग आरोप लगाते हैं तो। और देखिए, जो चुनाव आयोग है उसकी जो कार्य प्रणाली, अब तो बीजेपी भी ये कह रही है निष्पक्ष नहीं है, टीएमसी के नेताओं के घर वीवीपैट और ईवीएम मिल रही है। अब तो बीजेपी भी यही कह रही है। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो सरकार के प्रवक्ता और आईएनबी मिनिस्टर हैं। तो देखिए, प्रकाश जावड़ेकर को तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था जब आसाम में बीजेपी के प्रत्याशी के गाड़ी में ईवीएम बरामद हो। तो अब तो मैं बीजेपी के प्रत्याशी के पास से ईवीएम बरामद होना आश्चर्यजनक नहीं है रवि ओझा। सत्ताधारी पार्टी है, उन पर तो आरोप लगते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ करते हैं, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करते हैं, आप खुद ही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आपके नेता के घर से ईवीएम मिली है, ये कौन सा चमत्कार है? यही तो समझना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, यही तो मैं भी आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्या यही वो खेला है जिसके लिए ममता दीदी कह रही है बार बार, खेला हुआ है, खेला हुआ है? नहीं सर, अगर आप इस तरीके से अगर खुद बात करेंगे या भारतीय जनता पार्टी खुद बात करेगी, तो वो खुद चुनाव आयोग को संदेह के घेरे में ला करके खड़ा करती है। सबसे पहले एक बात ये समझ में, स्पष्ट रूप से एक बात कहता हूं कि अगर ऐसा कोई भी घृणित कार्य कहीं होता है, हर व्यक्ति, हर दल संदेह के कटघरे में ला करके खड़ा किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी दल। लेकिन एक बात इससे समझ में आती है कि चुनाव आयोग भारत में अब चुनाव कराने में सक्षम दिखाई नहीं दे रही है, जब ईवीएम की हिफाजत चुनाव आयोग नहीं कर पा रही। अरे भाई, आपके कैंडिडेट के घर में मिली है, कैसे लाया ये तो बताइए। क्या वो ईवीएम चलाना सीख रहा था, वीवीपैट चलाना सीख रहा था? कैसे आई आपके कार्यकर्ता के घर पे, ये तो बताइए भाई। 4 ईवीएम बरामद हुई हैं, कहीं से तो आई होगी ना रवि ओझा जी, आपके कार्यकर्ता के घर। मैं तो ये भी बात बोल रहा हूँ ना कि इतना सारा केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर है चुनाव आयोग के साथ में। आज तक पश्चिम बंगाल ने कभी अपने चुनाव में इतनी बड़ी वो नहीं देखी थी। ये जो इतने सारे सीआरपीएफ की कंपनियां, सीएसएफ की कंपनियां, जवाब नहीं है, आप इधर से उधर घुमा रहे हैं रवि ओझा जी। आप सीधा बोलिए ना, कहां से आई ईवीएम आपके नेता के घर पर? खेला होवे यही है क्या? नहीं, खेला होवे ये नहीं है। खेला होवे जब हम कहते हैं तो उन्नयन की बात करते हैं। ममता बनर्जी ने तमाम जितने प्रकल्प दिए हैं उनकी बात करते हैं। अरे खेला हुए एक निगेटिव शब्द है सर, मुझे क्या सिखा रहे हैं? मुझे भी बांग्ला आती है। ये खेला हुए निगेटिव कोनोटेशन में बोला जाता है, नकारात्मकता के साथ बोला जाता है। खेला हुए इसको नेगेटिव आप बना रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जनता इसको पॉजिटिव तौर पे ले रही है। ठीक है, सीधे शतरूपा जी के पास चलता हूँ। शतरूपा जी, ये ईवीएम कहां से आ गई? आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? और मुझे ये भी बताइए, ये खेला हुए निगेटिव शब्द है या पॉजिटिव? क्या बंगाल की जनता ने खेला हुए को पॉजिटिव बना दिया है? देखिए, पहले तो मैं आपकी आभारी हूँ क्योंकि सुबह से मैं कंट्रोल रूम में हूँ और थोड़ा सा थकी हुई भी हूँ, लेकिन आपने इतना हंसा दिया शो से पहले ही। इन लोगों ने, आपने क्या कह दिया कि ये सीख रहा था ईवीएम मशीन। हम लोगों में तो समझ में नहीं आया कि ईवीएम मशीन इन लोगों का घर में क्या कर रहा था। खैर, आपने बहुत अच्छा लॉजिक दे दिया है, बीजेपी के पास इतना लॉजिक नहीं है, तो हम लोगों ने सीधा इसी को बताया, इलेक्शन कमीशन ने बताया। और आपको पता नहीं होगा कि हंसी नहीं आती है मोहतरमा आपको। आप थोड़ा चुप ही कीजिए। जब आपको चांस मिला था तब आप बोले नहीं थे। अच्छा, वो मैं बताऊं
बताऊंगी, मैं बताऊंगी देश की आपको। अवस्था अपना आप लोगों ने ये कर दी है कि पूरा विश्वास रहा है हमारे इनको ऊपर। रोक आप हंसी तो क्या हंसी। तो मैं जोर से बोलूं क्या? तो मैं जोर से बोलूं जोर क्या? से बोलिए। आप अपना रवि जी सुन लीजिए ना, आपके वक्त तो खामोश रही, सुन लीजिए। में ज्यादा शोर होता है, जोर से बोलिए। चोर के गले में हम ज्यादा तो शोर जोर से होता ही है, जोर से बोलेंगे। बोलिए। हमारा मन में जोर है, गला में भी जोर है। सुनिए चोर अभी। के गले में ज्यादा अब ये शोर है होता कि है, जोर इलेक्शन से कमीशन बोलिए। को हमने जब कंप्लेन किया कि ऐसा हुआ है, हम लोगों के पास जब खबर आया पर ये लोग तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने में सक्षम ही नहीं है। शतो रूपा जी, अब टीएमसी आरोप लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग चुनाव कराने में सक्षम ही नहीं है। हाँ, ये तो वो किसी भी ये लोग दूसरों कह की रहा बात है कर रहे हैं। कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इलेक्शन कमीशन तो इतना अक्षम है कि ममता दीदी का पैर टूटा, वो भी इलेक्शन कमीशन के वो लोग कटघरे में खड़ा कर दिया। ये आरोप तो आप इलेक्शन लगा रही हैं, कमीशन के हमने हर नहीं एक लगाए। दोष है। ये तो आरोप आप उसमें लगा रही हैं हम नहीं चुनाव जा में। रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक इंडिविजुअल और नेशनल एक एजेंसी है, वो अपने ढंग से काम करते हैं। वो सम्मान के जगह में है, तो उसको हम ना ही बोलते तो अच्छा है। और वहां से निकला कैसे? नहीं, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। रवि ओझा जी, आपका नेता ईवीएम लेकर गया है, आपके नेता के घर से ईवीएम मिली है, ये तो आपके नेता को बताना पड़ेगा ना। अब तो टीएमसी कल्पित हो गई कि टीएमसी के नेताओं के घर ईवीएम पहुंची कैसे। क्या वो चारों ईवीएम में तृणमूल कांग्रेस के वोट भरना चाहता था? बटन दबा के तृणमूल के वोट भरना चाहता था वो, और वीवीपैट से रसीद भी निकाल रहा होगा कि तृणमूल को ही वोट गया है। सुन लीजिए, ये हुआ है, इसको आप मानते नहीं थे, मुद्दे पे लेकिन आज आप भी फंसे हैं कहीं ना कहीं इसमें। आपको ये मानना पड़ेगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं, अगर आप आरोप लगाते हैं। गजब बात करते हैं। ईवीएम आपके यहाँ से मिल रहे हैं, आप चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। और प्रधानमंत्री कह चुके हैं, प्रधानमंत्री सुबीर भौमिक जी के पास चलता हूं। सुबीर भौमिक जी, प्रधानमंत्री क्या इसीलिए कह रहे हैं कि जब क्रिकेट के मैदान में अंपायर पर सवाल उठने लगे, इसका मतलब खिलाड़ी गलत कर रहा है? यहाँ तो दीपक भाई कुछ ऐसा हो गया कि जो इल्जाम लगा रहे हैं उनके घर से ईवीएम अगर मिलता है तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ जो प्रशासन है वो डिवाइडेड है। प्रशासन के अंदर जो है, जो पॉलिटिकल डिवाइड हमको रास्ता में या वोटिंग में देखने को मिल रहा है, इसके पास ये भी देखने को मिल रहा है कि प्रशासन डिवाइडेड है। एक तरफ सेंट्रल फोर्स और इनके खिलाफ इल्जाम लग रहा है, दूसरे तरफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए दीपक भाई, चुनाव आयोग के कार्यकर्ता तो यहाँ आके इलेक्शन नहीं करवाते ना, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। तो ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जाहिर है कि ये सत्ताधारी यहाँ के तृणमूल कांग्रेस उनके साथ है, नहीं तो ईवीएम गायब कैसे हो गया। बट ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। हम एक चीज साफ साफ कहने को चाह रहे हैं, और वो ये कि अगर ईवीएम जो कि स्ट्रॉन्ग रूम में होना चाहिए वो किसी के घर से मिलता है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई उठाना बहुत जरूरी है। नहीं तो हर किसी पे प्रश्न चिन्ह लगेगा, एकदम नीचे से लेके ऊपर तक सबके नाम पे जो पोलिंग प्रोसेस है उस पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। सही बात। तू मैं जाना नहीं चाहता। ठीक बात बोली आपने। एक चीज जरूर कहूंगा कि ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है अगर ईवीएम कहीं दूसरे किसी के घर से मिल जाता है। ठीक है, सीधे धीरेन्द्र के पास चलता हूँ। वाकई ये आलू गोभी नहीं है धीरेन्द्र, आलू गोभी नहीं है ईवीएम जो किसी कार्यकर्ता के घर से मिले। सवाल यह है कि क्या सेंट्रल फोर्सेस अलग ढंग से बिहेव कर रही हैं और जो ममता बनर्जी के प्रशासन के लोग हैं यानी वेस्ट बंगाल प्रशासन के, वो अलग ढंग से बिहेव करते हैं, वो टीएमसी की मदद करने की कोशिश करते हैं। क्या आपने ग्राउंड पर ऐसा कुछ देखा? देखिए, लगातार आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, जिसके लिए उनको राज्य कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, उस तरह का सिंक्रोनाइजेशन आपको यहाँ नहीं दिखाई देता। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट से ले लीजिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से ले लीजिए। ये सचिन जी की बात बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से यहाँ पॉलिटिकल डिवाइड है, अभी तक सिर्फ यूनिलैटरल हुआ करता था, ये पूरी तरह से वो सरकार के हक के मुताबिक ही काम कर रहे होते थे, उनके निर्देशों पर ज़्यादा उनका काम हुआ करता था। इस बार
इतने लंबे फेज में होने के बाद जिस तरह से अलग अलग फेज में और पैरामिलिट्री फोर्सेस की उपस्थिति बढ़ाई गई, जिस तरह से जो चुनाव का जो एक तरह से बनाया गया रोड मैप बनाया गया, उसमें ये कोशिश की गई कि किसी भी तरह से इस तरह का जो बहुत इम्पैक्ट होता है स्टेट का उसको कम किया जा सके। लेकिन उसी के बीच में ये फ्रिक्शन है और जिसमें ये हम लोग सुनते आए, दीपक जी जब से आप भी कवर कर रहे होंगे कि किस तरह से जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं वो जिनकी ड्यूटी इलेक्शन में लगती है उनके घर पहले पहुंच जाया करते थे और उनको बताया करते थे कि आप वापस लौटेंगे, आपको यहीं घर में आना होगा। ये यहाँ की एक जो प्रैक्टिस यहाँ रही है उसमें एकदम आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते, चाहे कितनी भी बड़ी आप सेंट्रल फोर्सेस और उसको लगाते हैं। इसीलिए जो इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनका कोई रोल निभर कर आता है। उनकी किसी के साथ बहुत गहरी इस तरह की दोस्ती कि वो अपना कैरियर दांव पर लगा सकता है या अपनी नौकरी दांव पर लगा रहा है, लेकिन पार्टी के प्रति समर्पण दिखा रहा है। इस तरह की चीजें यहाँ जरूर दिख रही हैं। ये आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी वाच कर सकते हैं कि किस तरह से रैली के दौरान मैनेज करते हुए लोगों के बीच में डिफरेंस। सुबीरदार ने सही कहा कि राज्य प्रशासन जो तृणमूल के अंडर में वो अलग ढंग से काम कर रहा है। क्या मिली भगत थी इस ईवीएम को टीएमसी कार्यकर्ता के घर पहुंचाने में, और सेंट्रल फोर्सेस अलग ढंग से। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन आज हमारा कार्यक्रम 6:30 बजे तक है, याद रखिएगा। तो 1 घंटा अभी बाकी है, बहुत चर्चा होगी, बहुत बहस होगी। प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि ममता बनर्जी अब मुसलमानों को एकजुट करने में लगी हैं? अगर मैं हिंदुओं के बारे में बोल देता तो 8-10 नोटिस आ जाते। समझेंगे इसको ब्रेक के बाद। बैटल ऑफ बंगाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज एक तरफ जहां तीसरे दौर के पोलिंग चल रही थी, वहीं आखिर के 5 दौर का चुनाव प्रचार भी चल रहा था और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कैंपेन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कूच बिहार में बीजेपी की रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बंगाल में हो रही सियासत को लेकर ममता बनर्जी पर तंज कसा। दीदी, मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये दीदी बोल रही है। आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बॉल नोच लिए होते। जब आप ईवीएम को गाली देती हो, आप इलेक्शन कमीशन को गाली देती हो, तो मामला पक्का है कि आपका खेला शेष है। ये दिखाता है कि आप चुनाव हार चुकी है। तो इसी सवाल को सीधे लेकर चलता हूं रवि ओझा जी के पास। रवि ओझा जी, प्रधानमंत्री ने आज तीखा हमला बोला। आप तो सेक्युलर पार्टी हैं, क्या सेक्युलर पार्टी यानी धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने का यह मतलब है कि मुसलमानों के एकजुटता की बात करी जाए? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो एक बात कह दूं, बहुत देर से बोलना चाह रहा था, जब से प्रधानमंत्री की बात आ रही थी। देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर बैठा व्यक्ति एक राज्य में आकर के उसके मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरीके से बातें करता है, जिस तरीके से वो कहते हैं दीदी हो दीदी, एक साधारण नागरिक होने के नाते उनके इस मंतव्य की मैं भर्त्सना करता हूँ। एक प्रधानमंत्री के मुंह से बातें शोभा नहीं देती हैं। पश्चिम बंगाल की एक जनता इस चीज से आहत है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, जब आप कहते हैं ध्रुवीकरण के बारे में, तो ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसने प्रभुराम जैसे सात्विक नाशब्द को
राजनीतिक नारा बना दिया है। पर मुझे ये तो बताइए, मुसलमानों के एकजुट होने की बात दीदी को क्यों कहनी पड़ी रवि ओझा जी? क्या आपको लग रहा है मुसलमान वोट बट रहा है? नहीं अब्बास बिल्कुल सिद्दीकी में, असदुद्दीन ओवैसी में, दोनों का तो नाम लिया दीदी ने। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान भाई हैं वो बहुत समझदार हैं। वो काम के दम पे वोट करेंगे, वो नाम के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों के घर में ममता बनर्जी के तमाम प्रकल्प पहुंचे हैं, जिनकी बेटियों को कन्याश्री मिला है 12वीं पास करने के बाद में, और शादी के समय रूपोश्री मिला है, उनके बेटों को जुबोश्री मिला है, शिक्षा श्री मिला है, बेटियों को सबू साथी मिला है, वो कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं करेंगे। वो सीधे ममता बनर्जी को उनके काम के बल पर जोड़ा फूल छाप पर वोट देकर विजयी बनाएंगे। ये हमारी आस्था है। ये आपकी आस्था है। चलिए, बस सीधे, मुझे नहीं पता कि आपको प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे नहीं पता कि उनको ममता बनर्जी को ईसी का नोटिस मिला या नहीं मिला, लेकिन साफ साफ मुसलमानों के एकजुट होने की बात कर रही है। क्या बीजेपी इस पर खामोश है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है? सतरूपा जी, देखिए, शिकायत का हिस्सा अलग है। वो तो शिकायत लॉजिकली होगा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का विरुद्ध है। रिलीजन को लेके ये मेरुकरण करना ये सही नहीं है। लेकिन तो ये करना क्यों है? जय श्री राम क्या है? देखिए, ये ऐसा जय श्री राम क्या है? आप बोलना है तो बोलते रहिए, क्योंकि 2 मई के बाद आप बोल नहीं पाएंगे। आपको अभी बोलना है तो आप बोलते ही रहिए। ये जनता तय करेगी। ईवीएम सारा सेट कर लिया है क्या? तो जनता को तय करने दीजिए ना। मुझे जब प्रश्न पूछा गया है तो मुझे उत्तर देने दीजिए। जनता लंबी छुट्टी। देखिए, ये साफ इनका भी बयान ऐसा ही है। ये साफ है कि ममता को बहुत ये बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है। उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन बहुत अच्छा है माननीय मुख्यमंत्री का। तो ये एकदम सही से समझ गया है कि उनका खेला शेष। प्रधानमंत्री का जो बयान है, खेला शेष, इसीलिए वो बोल रहा है कि ये मुसलमानों आओ मुझे बचाओ, ये जो लोग जो है इकट्ठे हो और मुझे बचाओ। और ये टीएमसी लोग जो बोली जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है, आप जरा उनसे पूछिए कि उनका दीदी का क्या मुंह से घी शक्कर निकलता है क्या? इतना अच्छा भाषा तो मैंने तो जिंदगी में बांग्ला में ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा नर्क जैसा भाषा, बड़े गटर जैसा भाषा कोई बंगाली औरत बोल भी सकता है। ये मेरा तो ध्यान में भी नहीं आया। और ये बोलता है कि बंगाल का बेटी है, और ये ऐसा बोलते ही जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। ये बोलते ही जा रहे हैं। रवि जी, सुन लीजिए ना उनकी बात को। रवि जी, आपके बीच में नहीं बोली वो। तब मैं कुछ नहीं बोली। ये बीजेपी का कल्चर है। और सुनिए, जय श्री राम तो हम बोलते ही जाएंगे। जय श्री राम एकदम ऐसा स्लोगन है जैसा आपका दीदी को एकदम चीर आ जाता है। क्यों आता है ऐसा चीर? क्या है? हम लोगों ने रिएक्ट किया है कि आप जब मुसलमानों के एकदम इकट्ठे कर रहे हैं 2 दिन पहले, तो वो मस्जिद जाते थे, हाथ को ऐसा फैला के और दुआ करते हैं। तब हमने कुछ बोला है क्या? आप मुसलमानों के तुष्टीकरण करोगे, वो सेक्युलर है। और हम जब जय श्री राम बोलेंगे, हर हर महादेव बोलेंगे, जय माँ दुर्गा बोलेंगे, जय माँ काली बोलेंगे, वो कम्युनल हो गया है। आप दुर्गा के अस्तित्व पे सवाल आपके राज्य सभापति ने उठाया था। माँ दुर्गा के अस्तित्व पे सवाल आपके राज्य सभापति ने उठाया था। शासन नहीं कर पाए। सुनिए, माँ दुर्गा के अस्तित्व पे सवाल आपके राज्य सभापति ने उठाया था। दर्द का अनुभव ही नहीं कर पाए। और आप ऐसा चिल्ला के बोलेंगे कि हम जीत गए। ईवीएम मशीन आपके तरह चिल्लाएगा नहीं, वो चुपचाप से एक नंबर दे देगा। ये टोटल है, ये तृणमूल का है और ये बीजेपी का है। आप अभी क्यों 10 बार ईवीएम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग मान रही हैं कि आप सिर्फ ईवीएम का दोष देंगे, आप सिर्फ इसी को इलेक्शन कमीशन को दोष देंगे। आप कहेंगे प्रधानमंत्री दीदी को बुलाया, दीदी को दीदी नहीं बुलाएगा तो क्या बुलाएगा? सेट हो गया, मान लेना कि ईवीएम सेट है। देखिए, आज ईवीएम आपके घर से मिली है रवि। आपके नेताओं के घर से आज ईवीएम मिल रही है। आज ये आरोप मत लगाइए। एक दिन के लिए इन आरोपों को विराम दे दीजिए। लेकिन आपने दीदी और दीदी का प्रश्न उठाया।
आज तो ईवीएम आपके नेता के घर से मिली है ना, आज के लिए अरे इसको तो जिस दिन आसाम में बीजेपी के प्रत्याशी के गाड़ी से तो मिली थी, बराबर उसी हो दिन गया ना बुलेटिन चलाना था। अरे एक और गोल मुझे इनने भी किया, पता एक था गोल उस दिन। आपने करा, एक गोल बीजेपी ने गलती करके बात करा, गोल एक गोल की नहीं आपने है। करा, बराबर हो गई बात। मैं सीधे चलता हूं, मैं रवि ने जो बोला था दीदी ओ दीदी, उस पर इनके और रवि, इनके सर और रविकांत के पास चलूंगा। लेकिन आइए दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने आज फिर किस अंदाज से दीदी को संबोधित किया। आइए देखते हैं कूच बिहार की रैली में प्रधानमंत्री ने दीदी को संबोधित करते हुए कैसे तंज कसा। लेकिन दीदी, ओ दीदी, और दूसरा दीदी, आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। तो इनके सर आदरणीय जोड़ दिया, फिर भी दीदी और दीदी बोल रहे हैं। क्या तृणमूल कांग्रेस को इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए? इस लैंग्वेज पर प्रधानमंत्री तंज तो कस रहे हैं, इसमें कोई ढकी हुई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है टीएमसी ने इसको जिस तरह से मुद्दा बनाने की कोशिश की वो ठीक था? क्योंकि अंततः ये इलेक्शन कैंपेन है। नहीं, मुझे लगता है कि ये एक हास्य व्यंग्य है, बहुत अच्छा एक सरकाज्म है। और पॉलिटिक्स में अगर सरकाज्म नहीं है, भाषणों में सरकाज्म नहीं है, खास करके चुनाव रैली में, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। और ये बहुत खूबसूरत सरकाज्म है। मुझे नहीं लगता कि कहीं से वायलेशन है। लेकिन हाँ, दीदी ने जब ये कहा मुसलमानों से अपील, तो ये क्लियर कट इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। और इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस इलेक्शन कमीशन ले सकता है। याद रखिएगा, जब आपने चंडी पाठ किया था तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि तब आपने वो सिंबल वाला किया था जो बीजेपी करती है। आपने भी किया, बिल्कुल सही था वो। लेकिन जब आप चंडी पाठ की जगह डायरेक्ट अपील करती हैं, और यही सब आपको सीखना चाहिए। आप एक क्रूड पॉलिटिशियन है, आप रिफाइंड पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन रही हैं? चंडी पाठ तो आपको 5 साल से करना था, आप वहां भूल गई चंडी पाठ करना। जब हिजाब लगाया था तो चंडी पाठ भी कर लेती, वो तब आपने नहीं किया। अब जब बीजेपी ने इस पताके को लहराया है, इससे पॉलिटिक्स ऑफ सिंबलिज्म तेज किया है, तब आपको समझ में आया कि नहीं, पॉलिटिक्स ऐसी भी होती है। और तब आपने चंडी पाठ शुरू किया। आपको लगता है ममता इस चुनाव में कुछ ज्यादा ही बदली नजर आ रही है? अपील करें, नाम से अपील करें। मेरा एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है, क्या आपको लगता है इस चुनाव में ममता काफी बदली थोड़ी नहीं, काफी बदली नजर आ रही है? कलमा पढ़ने वाली एक चंडी पाठ पढ़ने लगी, प्रभु यीशु को याद करने लगी, दीपक जी जो बोले सो निहाल कहने लगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कभी कभी हंसता हूं कि मैं कभी हंसता हूं कि बीजेपी का कितना ताकत है कि बड़े बड़े नेता जो कि टोपी और दुपल्ली टोपी के नीचे उतरते नहीं थे, आज सारे मंदिर में जाने लगे हैं। तो ये तो ताकत बीजेपी के है, जो आपको भी बना दिया चंडी पाठ करने के लिए मजबूर। और ये पॉलिटिक्स का एक ताकत होता है। भाई ठीक है, 70 साल से हो रहा था, आपने 70 साल से स्यूडो सेकुलरिज्म किया और सत्ता में रहे, तो नेचुरली एक समाज है जो कि रिटेलिएट करेगा, और वो कर रहा है। उसी को तो बीजेपी सिंबल के रूप में प्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें गलत कहां है? लेकिन हाँ, अगर आपने डायरेक्ट क्रूड फॉर्म में किया इसको, तो वायलेशन है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का। और जहां तक आप इलेक्शन इंस्टीट्यूशन को आप गाली दे रही है, ये मुझे लगता है वीपिंग बॉय बन गया, सबसे कमजोर यही नजर आता है। आप सोचिए कि टीएमसी के आदमी के यहां मिल रहा है ईवीएम और गाली पड़ रही है इलेक्शन कमीशन को। ये कुछ ऐसा हुआ कि चोर के यहां से जब जेवर बरामद किए गए, तो पुलिस ने आरोप लगाया, जिसके घर से गया था, चोरी हुआ था, उसके घर से आरोप लगाया कि नहीं, तुम्हारी वजह से चोरी हुआ है। ये कुछ ऐसा आरोप है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को इस समय ये छोड़ के, और ये जो क्रूड पॉलिटिक्स है, अब भी टाइम है, 5 इलेक्शंस बाकी हैं, लिहाजा अब भी क्रूड पॉलिटिक्स छोड़ के रिफाइंड पॉलिटिक्स में आए, वरना ये लीगल वायलेशन तो होगा ही। जनता भी बहुत ज्यादा इसको खुश होकर नहीं देखेगी। मेरा ख्याल है कि उनको अभी तक बदल जाना चाहिए था। अच्छा रवि जी, दीदी में वो सिंसियरिटी या वो स्टेट्समैनशिप क्यों नहीं आई जो प्रधानमंत्री सरकाजम भी कर रहे हैं, दीदी पर अटैक भी कर रहे हैं, लेकिन बच भी जा रहे हैं? वहीं दीदी फंसती जा रही हैं सीधे मुसलमानों को अपील करते हुए। दीदी 15 साल 20 साल में एक रिफाइंड पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन पाई? इनके सर ने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है। इस जन्म में नहीं होगा उनसे।
बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। अब हम चुप नहीं, हम चुप हो जाते हैं, बोल लीजिए। हाँ शत्रुपा जी बोल लीजिए। अरे बाबा, आप इतना जनरस कब से हो बोल गए? लीजिए। बोलिए, आप बोलिए, क्योंकि आपके पास बोलने का कुछ है ही नहीं। अरे अभी आपके पास देशद्रोही बोलने का बोल है ही देंगे, नहीं, हमको पाकिस्तानी बोल देंगे, हमको डर लगता है आपसे। आप ही बोल लीजिए, हमने आपके नहीं बाद बोला, बोलिए। आप ही ने ऐसा हरकत कर रहे हैं। देखिए दीपक, रवि का शायद ऑडियो वीडियो दोनों अटक गया है। मैं शतरूपा जी के पास चलता हूँ। शतरूपा जी, ऑडियो वीडियो उनका दोनों अटक गया है। आप मुझे बताइए, क्या बदली हुई दीदी के बारे में आपका क्या कमेंट है? अरे हम लोग तो बहुत खुश हो गए हैं। देखिए, ये बीजेपी का इतना प्रतिभा है, ये मैजिक है, मोदी मैजिक है। जो ममता बनर्जी अभी 10 साल से हाथ ऊपर करके, हिजाब पहन के, मॉस्क जाके सिर्फ मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहा है। अभी एक बांग्ला में एक क्या बोलेगा, मोहरबा है, माने कोटेशन है, हम लोग बोलते हैं कि मरण काले हरिना, मरने का टाइम में हरिना। मैंने दीदी का उम्र शायद ज्यादा हो, अभी ना मरे, लेकिन उसका खेल तो मर ही जा रहा है। तो अभी शेष काल में एकदम जब खत्म होने वाला है, तब वो हरि को बुला रहा है, चंडी को बुला रहा है, माँ दुर्गा बुला रहा है कि भाई आओ हिंदू देव देवियों, आओ और मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से उठाओ। तो मतलब आप कह रही है दीदी के साथ खेला हो गया, बीजेपी ने खेला कर दिया दीदी के साथ एकदम। और अभी इनका अगर ऐसा सुमति होगा, ऐसा उनका अगर ध्यान थोड़ा सा भी असली धर्म पे अगर जाए, तो बीजेपी के अलावा और खुश कौन होगा? हमने तो बहुत ही खुश हो गया। अरे दीदी को तो सच में बदल दिया हमने, लेकिन इस जन्म में ना ममता बनर्जी का बदल भी नहीं, रवि जी जवाब, और उसके बाद मैं रविकांत के पास जाऊंगा। रवि जी जवाब, आपको ऑडियो वीडियो चला गया था, पहला मौका आपका ही था। हाँ सर, फोन आ गया था किसी का, इसीलिए चला गया। देखिए ऐसा है कि अभी मैडम बैठ करके हिजाब के बारे में बात कर रही थी, तो इंटरनेट भरा पड़ा है नेताओं की तस्वीरों से। ये बताएगा। अरे अब सुन लीजिए ना, इतना देर सुने। अरे शत्रुपा जी सुन लीजिए, चिल्लाना हमको भी आता है, चिल्ला करके बोलती बंद कर देंगे, चिल्ला करके बोलती बंद कर देंगे। इतनी देर से सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को, चिल्लाइए मत, सुनिए मेरी बात को। आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए, आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए। दीपक जी आप इन्हें चुप करवाइए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। अरे आप भी इनके बीच में बोल रहे थे, आप भी इनके बीच में बोल रहे थे। रवि जी, शतरूपा जी प्लीज रवि जी को कंक्लूड करने दीजिए। मुझे रविकांत के पास भी जाना है, अभी तक गया नहीं हूँ 1 घंटे में उनके पास। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हिजाब के बारे में बातें कर रही थी, तो इंटरनेट भरा पड़ा है इनके नेताओं की तस्वीरों से, जिसमें टोपी पहन करके बैठे हुए एक तारीख कर रहे हैं। उनके ऊपर में ध्रुवीकरण का आरोप ये लोग कभी नहीं लगाए। मुझे भी दिखाइए। अरे बोले दिखाइए, गूगल नहीं है, मोदी जी का डिजिटल इंडिया है, एंड्रॉइड फोन नहीं है आपके पास में। अरे मोदी जी ने तो आपको याद नहीं है, मोदी जी ने तो सद्भावना उपवास में टोपी पहनने से मना कर दिया था। रवि जी ये जानकारी आपकी गलत है, मोदी जी ने तो सद्भावना उपवास में टोपी पहनने से मना कर दिया था। दीपक भैया आप पत्रकार हैं भैया, कभी कभी लगता है प्रवक्ता बन जाते हैं। अरे आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ आप मान नहीं रहे। अरे भैया तो सर मैंने 30 साल की राजनीति देखी है। चलिए गूगल निकालिए, मोदी जी का टोपी पहने एक फोटो दिखा दीजिए, चैलेंज करता हूं मैं आपको। मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सही सवाल पूछना एक पत्रकार का कर्तव्य है। मुझे बताइए नरेंद्र मोदी जी का टोपी पहने एक फोटो दिखा दीजिए गूगल पर, मैं चैलेंज करता हूं आपको। जनता पार्टी में एक ही नेता है क्या पूरे भारतीय जनता सर? आपने कहा ना नरेंद्र मोदी, आपने ही नाम लिया था, मैं चैलेंज करता हूं आपको, नरेंद्र मोदी जी का टोपी पहने एक फोटो दिखा दीजिए। बात की है, मुद्दे को घुमाइए मत साहब, पूरे भारतीय जनता पार्टी में एक ही नेता है क्या? देखिए सर, अभी बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर शुरू और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर खत्म हो जाती है। अभी नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी शुरू और खत्म हो जाती है। अभी आप किसी की भी बात करेंगे रवि जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और शूट द मैसेंजर का काम मत करिए, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अपना नाम बोलते बोलते अपने टाइटल में मोदी जोड़ करके बैठ जाते हैं। चलिए ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद हम फाइनल पोलिंग परसेंटेज की बात करेंगे। सुबीर जी हाथ उठा रहे थे, उनके पास भी चलेंगे ब्रेक के तुरंत बाद।